ड्रामा के स्टार्ट में हमें एक लड़की जियो को दिखाया जाता है और वो यहाँ पे स्माइल कर रही होती है, हैप्पीली अपने लिए कुछ डेकोरेशन वगैरह चूज कर रही होती है और खाने के फूड्स वगैरह, और कहती है नहीं मुझे ये वाला चाहिए। सामने तो एक लेडी बैठी हुई थी और कहती है कि तुम्हारी पसंद तो तुम्हारे फादर की जैसी ही है, उन्हें भी यही फूड खाना पसंद है। जियो कहती है कि जो चीज मेरे फादर को पसंद है वो चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एडी लड़की कहती है कि मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि बर्थडे गर्ल ही अपने बर्थडे की सारी थीम चूज कर रही है। तुम ही खुद अपने सारे बर्थडे की सारी प्लानिंग खुद से कर रही हो, और वैसे ये सारे काम तुम स्वयं क्यों कर रही हो। यहाँ पर जियो कहती कि मेरे फादर बहुत ज्यादा बिजी है, मैं सोची कि मैं ही कर लेती हूँ। वो लेडी कहती कोई ऐसा फादर कैसे हो सकता है कि अपनी बेटी को ध्यान ही न दे बर्थडे पर भी। जियो बिल्कुल इनोसेंटली बोलती है कि प्लीज आप ऐसे मत बोलो, वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, इस वजह से नहीं आए। जियो कहती है कि जल्दी मेरे फादर के पास बहुत सारा टाइम होगा जो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे देंगे। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पास उसके फादर हांजू के पास एक बंदा आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि आपकी डॉटर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट है, आप उसे कब वापस लाएंगे। यहाँ पे हांजू कहता है कि मैं उसे जल्दी वापस ले आऊँगा। पास जियो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, साइड से उसने सारी बातें सुन ली होती है और सोचती है कि मॉम के 10 साल बाद चले जाने की आप मुझे लेने आएंगे। प्रेजेंट में जियो कहते हैं कि मैं अपने फादर को अब ढूंढने के लिए जाऊँगी। तभी वो रूम के पास पहुंच जाती है। वहाँ पास तो हांजू किसी से बात कर रहा होता है अपने असिस्टेंट से। असिस्टेंट कहता है कि बेबी का कमरा रेडी हो गया है, आप मिस जियो को कब वापस लेकर आएंगे। यहाँ पास तो हांजू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसे वापस मत लाओ, मैं उस शापित लड़की को कभी वापस नहीं लाऊंगा, और आपने जो रूम उसके लिए प्रिपेयर करवाया है वो तो जानवरों के जैसा लगता है, उसे डर ना लगेगा। यहाँ पे हांजू कहता है कि उसी की वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई। एक्चुअली पंगा यहाँ पर ये हुआ था कि जब जियो का बर्थ हुआ था तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। उसकी मॉम की डेथ हो जाने की वजह से हांजू अपनी डॉटर से इतनी ज्यादा नफरत करता है और अपनी वाइफ की डेथ का रिस्पॉन्सिबल जियो को मानता है। यहाँ पे हांजू कहता है मैं तो उसे एक नजर भी देखना पसंद नहीं करता। साइड से ये सारी बातें यहाँ पे जियो सुन रही थी और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि बॉस अगर आप जियो से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं तो आपने उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह क्यों खरीदे हैं। वो बच्चे तो उन गिफ्ट को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। यहाँ पर हांजू कहता है कि मैंने कभी भी कोई बच्ची को पालन पोषण नहीं किया है, मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या पसंद होता है, मैंने जियो के लिए सिर्फ ऐसे ही कर दिया, मैंने चाहता कि बाद में उसे कुछ नुकसान ना हो, मेरे लिए तो वो बस मानव के रूप में एक अभिशाप है। जियो तो सारा कुछ साइड से सुन रही होती है और बहुत ज्यादा रो रही होती है। फिर वो वहां से भागते हुए चले जाती है और रास्ते पे गिर जाती है जिससे उसके हैंड्स पे चोट भी लग जाती है। जियो यहाँ पर बहुत ज्यादा रोते हुए कहती है कि मेरे फादर सचमुच मुझसे घृणा करते हैं, मेरे फादर तभी खुश होंगे जब मैं यहाँ से चली जाऊँ। फिर यहाँ पर वो अपने स्मार्ट वॉच से अपनी ग्रैंडमा से बात करती है और कहती है कि ग्रैंडमा आपने जिस नए घर का जिक्र किया था वो 2 लोगों का है ना, मैं वहाँ पर आना चाहती हूँ। जियो कहती है कि अब मैं नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बाद में वो अपने ग्रैंडमा के साथ बैठी हुई थी, उसकी ग्रैंडमा मन में इमोशनल होते हुए सोचती है मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी कितने दिन की है, मुझे डर है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। इस वजह से वो जिया को दे रही होती है। तभी यहाँ पर 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर वो तो जियो को अडॉप्ट कर रहे थे। ग्रैंडमा सोचती है यहाँ रहने से अच्छा तो ये यहीं पे ठीक है, ये काफ़ी रिच फैमिली भी है और जियो का अच्छे से पालन पोषण भी होगा। फिर ग्रैंडमा यहाँ पे जियो से कहती है कि यही तुम्हारी अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं। यहाँ पर तो ग्रैंडमा कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह दे रही होती है और यहाँ बस जियो के अडॉप्टेड पेरेंट्स से कहती है जिसका नाम मिस्टर फियान और एमिली होती हैं। यहाँ पास ग्रैंडमा कहती है कि आप लोग कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह ले लीजिए, बस आप लोग जियो को अच्छे से रखिएगा। यहाँ पास एमिली कहती है आखिरकार इसके फादर ने इतनी प्यारी सी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया। तब यहाँ पे ग्रैंडमा बताती है उन्हें कि एक फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि बेबी को बर्थ देते वक्त हमने उसकी मॉम को नहीं बचा पाए हैं। तभी साइड से सारी बातें तो हांजू भी सुन लेता है और भागते हुए आता है और कहता है कि मुझे अंदर आना है, लेकिन डॉक्टर्स उसे अंदर नहीं आने दे रहे होते हैं। ये हांजू तो सारा जिम्मेदार जियो को समझ रहा होता है। तभी उसकी मॉम तो अपनी डॉटर के पास आती है, उसकी डॉटर से मॉम कहती है यहाँ पे ग्रैंडमा कहती है कि मुझे पता है सब कुछ एक्सीडेंट की वजह से हुआ है और तुमने ही डॉक्टर को ऐसा बुलवाया है। अगर कार इस तरह चलाता हो ना तुम्हारी एक्सीडेंट होती ना तुम्हारी ऐसी हालत होती है, सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। यहाँ पास जियो की मॉम कहती है कि मैं नहीं चाहती कि वो अपने आप को जिम्मेदार समझे, प्लीज आप उन्हें मत बताइएगा मम्मा, मैं नहीं चाहती कि वो अपने दिल में एक गिल्ट लेकर जिए। इतना बोलते साथ ही तो यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। जब यहाँ पे ग्रैंडमा बाहर आती है यहाँ पास तो हैन जी वो मेडिसिन खा ले रहा था पॉइजन वाली। यहाँ पे मॉम तो जाकर जल्दी से रोकती है उसे और कहती तुम पागल वागल हो गए हो क्या, जी वो भी बच्ची, तो अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। उसकी मॉम की तो डेथ हो गई लेकिन उसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ तुम ही उसके बचे हुए हो, अगर तुम भी ऐसा करोगे तो फिर उसको कोई भी नहीं रहेगा। यहाँ पे हांजू कहता है कि अगर वो बच्ची ना होती तो ऐसे मेरी वाइफी की डेथ ना होती, ये सब कुछ इस बच्चे की वजह से ही हुआ है।
मुझे भी ऊपर चले जाना चाहिए। यहाँ पास तो वो मेडिसिन भी खा लेता है। फिर यहाँ पे जल्दी से मॉम डॉक्टर्स वगैरह को बुलाती हैं। यहाँ पर तो ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा रोती रह जाती है। फिर यहाँ पर प्रेजेंट में ग्रैंड माँ सब कुछ इन्हें बता देती हैं। यहाँ पे मिस्टर फयान कहता है कि ये तो बच्चे की गलती थी ही नहीं, फिर भी इसे सजा दी जा रही है, इसलिए यहाँ पास वो लोग मान जाते हैं जियो को अडॉप्ट करने के लिए। एमिली यहाँ पर जियो के पास जाती है और कहती है कि बेटा क्या आप हमारे साथ चलोगे। यहाँ पे जियो हमें सर हिलाती है और कहती है, यहाँ पर मिस्टर फयान कहता है कि 3 दिन में कॉन्टेंट पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, 3 दिन में हम यहाँ पास से जियो को ले जाएंगे अपने साथ। जियो कहती है कि क्या मेरे फादर मेरे बर्थडे तक मेरे साथ रह सकते हैं ग्रैंड माँ। यहाँ पे ग्रैंड माँ कहती है, डोंट वरी बच्चा, ग्रैंड माँ भी तुम्हारे फादर को कॉल करती है ताकि वो तुम्हारे लास्ट बर्थडे पे तुम्हारे साथ रह सके। दूसरा में हांजो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि इसने मुझे फिर से फोर्स करवाया ग्रैंड माँ से, ये बहुत ज्यादा चालू लड़की है, अब ये शाप कहीं की। तभी वहाँ पर भागते हुए जिया भी आ जाती। जियो तो बहुत प्यार से बोलते है कि फादर। यहाँ पर हांजो कहता है कि तुम 1 नंबर के चतुर और 420 लड़की हो। मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आ रहा था तो तुमने ग्रैंड माँ जाकर मेरी शिकायत कर दी और उनसे मेरे ऊपर दबाव डलवाया। तभी हमें यहाँ पास एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पास जब हांजू यहाँ पर जियो के लिए टैडी लेकर आया था, तभी यहाँ पास तो हांजू देखता है कि जियो ग्रैंडमा से बात कर रही है। जियो कहती है, जब मेरे फादर जिस विला में रहते हैं वो मेरी मॉम का है ना, और वही विला जो है मेरी मॉम ने मेरे नाम पे गिफ्ट देने के लिए सोचा था। ग्रैंडमा अब तुम अपने फादर के साथ रह सकती हो ना। यहाँ पास तो ग्रैंडमा कहती कि बिल्कुल तुम जरूर रह सकती हो, और अगर तुम्हारे फादर नहीं माने तो मैं उन्हें फोर्स करूंगी, वो तुम्हें जरूर अपने साथ ले जाएंगे। हांजू यहाँ पे दूर से सारी बातें सुन रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचता है कि इसकी वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो गई, अभी मेरी वाइफ की प्रॉपर्टी भी अपने नाम पे हथियाना चाहती है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यहाँ पास तो फियान प्रेजेंट में उसे छोड़ के जाने लग गया था। वो कार पे जाके बैठ जाता है, जिया भी उसके पीछे जाती है, तो उसके चोटें भी लग जाती है। जब वो कार में बैठी हुई थी यहाँ पास तो हांजू बहुत फास्ट कार चला रहा होता है, इस वजह से उसके सर पे भी चोट लग जाती है। वो बेचारी रो रही होती है लेकिन हांजू उसकी तरफ देखता तक नहीं। तभी यहाँ पर वो मिरर से देखता है कि जियो के अडॉप्टेड जो पेरेंट्स उसको लेने वाले थे उसके कागजात वगैरह रखे हुए थे। ये सब तो हांजू को झूठ लग रहा होता है और कहता है कि मुझे तुम ऐसे ही कोई ऐसी कहानी मत सुना देना और मैं तुम्हें वापस कभी भी नहीं ले जाऊंगा। तभी यहाँ पर उसे अपनी नीज की कॉल आ जाती है, वो उसे बुला रही होती है। हांजू कहता है कि मैं जरूर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। उससे तो हांजू बहुत स्वीटली बात करता है और कहते हैं कि तुम्हारे अंकल तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं बच्चा, मैं तुम्हें तुरंत लेने के लिए आ रहा हूँ। यहाँ पास तो ये हैंजी तो इतना ज्यादा बुरा होता है कि उसे अपनी बेटी की कदर ही नहीं थी। ऊपर से उससे कहता है कि तुम जैन जी से सब कुछ सीखना, वो कितनी अच्छी बच्ची है, बिल्कुल सारी रिस्पेक्टफुली सारी बातें मानती है और तुम बिल्कुल भी बातें नहीं मानती। तो ये मन में सोचती है कि फादर तुम सचमुच मुझसे प्यार नहीं करते, तुम लेंजे से प्यार करते हो। तभी यहाँ पास तो वो लेंजे के पास चला जाता है। यहाँ पास तो हांजू लेंजे से कहता है कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो, कितनी क्यूट भी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। लेंजे कहते हैं कि अंकल मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया है। तो मन में सोचती है ये लेंजे तो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह ही दिखती है, लगता है मेरे फादर एक ऐसी डॉटर चाहते थे जो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह ही दिखे। यहाँ पास लेंजी जियो की तरफ देखती है और कहती है कि अंकल ये मेरी तरफ क्यों घूर रही है और ये इतना उदास होने की नाटक क्यों कर रही है। यहाँ पे हांजू कहता है वो हमेशा दुखी होने का नाटक करती रहती है, 1 नंबर की ड्रामेबाज है। अंकल हांजू आपकी भी डॉटर 2 इयर्स की हो गई है, मैं उसकी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। लेंजू तो यहाँ पर अपनी तरफ हाथ बढ़ाती है, उसकी तरफ आकर कहती है कि मेरा नाम लेंजी है और तुम्हारा नेम क्या है। यहाँ पर तो जियो उसके नाम सुनकर एक फ्लैशबैक याद करती है और बहुत ज्यादा वो रो भी रही होती है, जहाँ पर उसके ग्रैंडमा ने तो उसे बताया होता है कि ये नेम तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे डिसाइड करके रखा हुआ था। कहती है कि ग्रैंडमा ने मुझे बताया है कि मेरी मॉम मेरा नाम ये रखना चाहती थी। हांजू कहता है कि ये लेंजी नेम तुम्हें किसने यूज करने के लिए कहा, और उसके हाथ से वो नेम प्लेट भी फेंक देता है और उससे बहुत बुरा बिहेव करते हुए कहता है कि तुम एक श्रापित लड़की हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई। प्रेजेंट में जियो कहती है कि इसने मेरा नेम क्यों यूज किया है, ये नेम तो मेरी मॉम मेरे लिए रखना चाहती थी। फादर उसका कहता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इससे परवाह नहीं लेनी चाहिए, और उससे बहुत बुरी तरीके से बोल रहा होता है। यहाँ पे लेंजी कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा, इससे ये ऐसे रो क्यों रही है। जियो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी यहाँ पे हांजू कहता है कि लेंजी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये 1 नंबर की ड्रामेबाज लड़की है, सारा कुछ तो इस लेंजी के चाल होती है। हांजू कहते हैं कि इसे इग्नोर करो और उसे लेंजी को अपने साथ ले जाता है। यहाँ पे जब वो ले जा रहा होता है लेंजी मन में सोचती है कि मुझे माफ करना, और फैन में तो हम लोग हर एक चीज के लिए लड़ते थे, मैं तुम्हारे धमकाए जाने से बर्दाश्त तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, अब मुझे अपने फादर का प्यार जीतना ही एकमात्र मेरा उपाय है। जी मन में सोचती है अगर आपको पता चलेगा फादर कि ये मेरा आपके साथ आखिरी जन्मदिन है तो क्या फिर भी आपको अफसोस होगा। यहाँ पास तो वो बहुत ज्यादा उदास सी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पास तो ये लोग खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पास लेंजी कहती है कि मुझे नूडल्स नहीं पसंद आ रहे हैं, मुझे शिम्स खाने हैं। यहाँ पास तो जिया कहती है फादर को शिम्स से एलर्जी है। यहाँ पे हांजू कहता है कि मैं एक बार तो जरूर कर सकता हूँ, आखिरकार लेंजी को पसंद जो है
जियो तो यहाँ पे बहुत उदास हो जाती है और मन में सोचती है कि मुझे आज जाकर पता चला कि फादर के दिल में एक और लड़की है जिसे वो अपनी डॉटर की तरह ही प्यार करते हैं। ऐसा लगता है कि मैं सचमुच इनकी अडॉप्टेड ही डॉटर हूँ। यहाँ पास तो जियो को बहुत ज्यादा रोना भी आ रहा होता है। वहीं दूसरी साइड से यहाँ पर हांजू की तबीयत भी खराब हो रही होती है। उसको सिरिंज को निकालते वक्त उसके हाथ पे भी चोटें लग गई थी और उसे बहुत ज्यादा एलर्जी फील होता है। यहाँ पास तो जियो कहती है कि फादर आपको डॉक्टर की जरूरत है। हांजू तो भी जियो से रोडली बात करता है और कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो फिर वो लैंजे को लेकर अपने साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियो बहुत तेज भागते हुए अकेले जा रही होती है रोड पर और यहाँ पास तो वो एक डॉक्टर से दवाई लेती है जो कि कार पर होता है और वो घर पर नहीं आ पा रहा था क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब था। जियो बेचारी दौड़ते हुए जाती है अपने फादर को, फिर वो मेडिसिन दे देती है। उसके फादर को भी रियलाइज हो जाता है कि जियो जो कि उसकी रियल डॉटर है, वो अपने फादर को मेडिसिन खिला देती है। उसके फादर उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं कि अब मुझे बच्चे को पालते हुए आने लग गया है, पहले मुझसे नहीं आता था, मुझे माफ करना तुमने और फैन में बहुत ज्यादा कष्ट सहा है। साइड से लैंजे को तो बहुत ज्यादा जेलसी हो रही होती है और वो सोचती है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती, मैं ही अंकल फू की रियल डॉटर बनूंगी। अडॉप्ट करने के बाद में वो जियो को भड़का देती है और बहुत ज्यादा बुरा भला बोल रही होती है, कहती है कि मैं ही इस फैमिली की रियल डॉटर बनूंगी। यहाँ तक कि वो जियो की मॉम के बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं। जियो उसे कहती है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। यहाँ पास तो लेंजी कहती है कि अंकल हांजू ने मुझे पहले ही कह दिया है कि उनकी केवल एक ही डॉटर है और वो मैं हूँ, और रही बात तुम्हारी तो तुम हमेशा ही बाहर ही रहोगी। यहाँ पास तो उसकी मॉम के बारे में बुरा भला बोलने लग गई थी। उसकी मॉम को भटकती हुई आत्मा बोल रही होती है जो कि इस वक्त भटक रही होगी, ऐसे बोल रही होती है। जियो को तो यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, वो उसे धक्का दे देती है। इसी वक्त यहाँ पर हांजू आ जाता है। यहाँ पे लैंजी तो बिल्कुल इनोसेंट प्ले करने लग गई थी और सारा इल्जाम यहाँ पर जियो के ऊपर डाल देती है और कहती है कि मुझे बुली कर रही थी। हांजू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जियो से कहता है कि तुम लैंजी से इसी वक्त माफी मांगो और उसे माफी मांगने के लिए बोल रहा होता है। यहाँ पास तो जियो कहती है जब मेरी कोई गलती है ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू, मैं हरगिज़ माफी नहीं मांगूंगी। लैंजी तो बिल्कुल इनोसेंट बनते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, आई थिंक ये मेरी गलती है, अंकल आप मुझे इससे माफी मांगने दीजिए, सब मेरी गलती है। यहाँ पास तो हांजू कहता है ये तो अभी भी वैसी की वैसी है और यहाँ पर लेडी से कहता है कि बेटा तुम रोना बंद करो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। यहाँ पास तो लैंजी बिल्कुल इनोसेंट प्ले कर रही होती है और कहती है कि मैं और फैन में रहती थी, अंकल क्या मैं आपको फादर बोल सकती हूँ। यहाँ पास तो हांजू कहता है ठीक है बेटा तुम मुझे कह सकते हो। यहाँ पास जियो कहती है कि अब आपके पास तो एक और डॉटर आ गई है, अब आपको मेरी जरूरत तो है ही नहीं। हांजू कहता है कि अगर ये मेरी डॉटर नहीं भी है तो क्या तुम इसे बोली करोगी। जियो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रो रही होती है। हांजू तो अभी भी नहीं रुकता और वो कहता है कि मेरे लिए तुम एक हत्यारन हो और एक अभिशाप हो मेरे लिए। जियो कहती है कि आप सचमुच फादर कहलाने के लायक ही नहीं है। यहाँ पास तो तभी ग्रैंड मॉम भी साइड से सारी बातें सुन रही होती है और जो कहता है कि मैंने बस लेंजी को फादर कहने के लिए ही कहा है, और क्या कहा मैंने। तभी यहाँ पे ग्रैंड माँ आ जाती है और कहती है कि तुम अब क्या इस छोटी सी बच्चे को इस तरह बुली करोगे, तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर होने के बावजूद भी तुम किसी और गर्ल को अपने आप को फादर बुलवा रहे हो। हांजू कहता है कि इस लड़की के बुरे इरादे हैं, ये उसे बुली कर रही थी। ग्रैंड माँ कहती है कि उसे वापस लौटने का अधिकार है, ये घर उसका भी है। और यहाँ पर तो हांजू बार बार ग्रैंडमा से भी यही बोले जा रहा था कि उसकी वाइफ की डेथ जियो की वजह से हो गई है। तभी ग्रैंडमा उसे सच बताने वाली थी कि जियो की मॉम की डेथ जो है उसी की वजह से हुई है, लेकिन तभी बीच पे जियो रोक देती है और बात को टालने की कोशिश कर रही थी। और जियो गुस्से में कहती है कि ठीक है और मैं कभी भी अब यहाँ पे नहीं रहूंगी और मैं कल से वैसे भी आपकी डॉटर नहीं रहूंगी। और मन में सोचती है कि अब मैं किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती। हाँ पास तो हांजू लेंजू से कहता है कि कल मैं सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दूंगा और तुम वापस इस घर में आ सकती हो, मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूंगा। और यहाँ पे ग्रैंडमा से भी कहता है कि आपको मेरे साथ चलना होगा। ग्रैंडमा तो उसके साथ चली जाती है, जियो उन्हें जाने का इशारा करती है। फिर यहाँ पर जियो तो बिल्कुल रोते हुए कहती है कि फिर आपके पास भी एक और न्यू ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, आप तो मुझे कभी मिस भी नहीं करेंगी, मेरी वजह से इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। यहाँ पास तो फिर जियो फोन पे वीडियो देख रही होती है अपने फादर के साथ बिताए हुए सारे लम्हे। और यहाँ पास वो सोचती है, एक बार फ्लैशबैक याद करती है जब उसके फादर उसे देखकर फर्स्ट टाइम मुस्कुराए थे, जहाँ पर हांजू ड्रिंक कर रहा होता है और कहता है कि आज मेरी वाइफ की सालगिरह है और उसने ये डैडी तुम्हारे लिए प्रिपेयर करवाया था और उसे डैडी भी दिए थे। जियो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और कहती है कि हर साल मेरे फादर मुझे हमेशा मॉम की सालगिरह पर एक अच्छे सा गिफ्ट देते हैं। फिर यहाँ पास तो हांजू को होश आ जाता है। वो जियो से कहता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम तुम दे दो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगा। प्रेजेंट में जियो तो वही डैडी को देखकर रो रही होती है और कहती है कि माफ करना फादर, लेकिन आपने तो अपने प्यार को किसी अनोदर गर्ल को दे दिया। फिर जो यहाँ पे एक गार्ड को बुलाती है और कहती है कि इस डैडी को जाके फादर को दे देना। और यहाँ पे मैंने सोचती है क्या फादर आप इस डैडी को देखने के बावजूद क्या आप मुझसे एक बार मिलने के लिए मुझे गुड बाय करने के लिए आएंगे। दूसरी तरफ एक गार्ड तो जाकर उस बॉक्स को रास्ते पे फेंक किया जाता है और कहता है कि मैं अब इतने से काम करूंगा क्या। फिर बाद में जियो यहाँ पर ये अंकल आंटी के साथ चली जाती है जिन्होंने जियो को अडॉप्ट किया था।
फिर जियो जब रास्ते पे जा रही होती है और यहाँ पर तो वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि वो अपने फादर को मिस कर रही थी और अपने फादर के साथ सारे बिताए हुए लम्हे याद करती है और उसे वो सारी बातें भी याद आ रही होती है जो उसके फादर ने उसे कही थी कि वो जियो को अपनी डॉटर नहीं मानते। यहाँ पर तो जियो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। साइड में तो यहाँ पर एमिली यहाँ पर उसे कंसोल करने की पूरी कोशिश कर रही होती है और साइड से यहाँ पर हांजू की कार भी निकल जाती है, लेकिन इस वक्त हांजू ने जियो को नहीं देखा था। बाद में यहाँ पर तो ये लोग उसे घर पे ले आए थे और यहाँ पास वो उसे बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। यहाँ पास तो बहुत सारी ड्रेसेस और सब कुछ रखे थे, बिल्कुल उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। जियो मन में सोचते हैं कि मेरे फादर ने कभी मुझसे इस तरह बिहेव नहीं किया और यहाँ पास तो जियो और भी ऐसी बातें सोच रही होती है। जियो के अडॉप्टेड पेरेंट्स तो बिल्कुल उसे अपनी रियल डॉटर की तरह ही रख रहे थे और उसे कुछ देखना चाहते थे। यहाँ पास तो एमिली कहती है तुम आज से हमारी रियल डॉटर हो और हम तुम्हारा अच्छी तरीके से नाम रखेंगे क्योंकि तुम्हारा कभी भी अच्छी तरीके से नाम नहीं रखा गया। फिर वो लोग उसका न्यू नाम रख देते हैं। जियो तो इमोशनल हो जाती है क्योंकि नेम रखने के नाम पर उसके फादर ने भी उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया था, इस वजह से वो रो रही होती है। फिर वो जियो का नाम ली जियो रख देते हैं। जियो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें हक कर लेती है और कहती है कि आप लोग सचमुच बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे हांजू को दिखाया जाता है जो कि लैंजी को लिया हुआ था और यहाँ पास ये लोग एक पार्टी बना रहे होते हैं। एक्चुअल में ये ग्रैंड वापसी पार्टी थी। यहाँ पर सभी लोग तो जियो के बारे में पूछने लग गए थे कि आपकी सेकंड डॉटर भी है ना। यहाँ पास तो हांजू ग्रैंडमा से कहता है कि जाओ और उसे बुलाओ कि वो कहाँ पास है। ग्रैंडमा कहते हैं कि वो नहीं आएगी, अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो। हांजू को तो नहीं पता होता है कि उसको अडॉप्ट कर लिया गया है और लैंजी जाने के नाम से जियो की खुश हो रही होती है। हांजू कहता है कि उसे जल्दी आने को बोलो, बहुत नखरेबाज हो गई है, वरना मैं उसका नाम भी रजिस्ट्रेशन से हटवा दूंगा और उसके पेपर्स पे नेम भी नहीं लिखवाऊंगा। यहाँ पास हांजू कहता है कि रहने दो उस ड्रामेबाज लड़की को, खुद ही रैंक तो ये आएगी, तरस भी तो रही थी आने के लिए। यहाँ पास तो जियो के बारे में ऐसे ही बोल रहा होता है, उसे तो पता भी नहीं होता। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे जियो को दिखाया जाता है जिसका तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स बहुत ख्याल रख रहे होते हैं। तभी वहाँ पास जो आना चाहता है। यहाँ पास ये लोग कहते हैं कि देखो हम तुम्हें तुम्हारी सिस्टर से मिलवाते हैं। यहाँ पर तो जवान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप ये किस लड़की को उठाकर ले आए हैं, मुझे किसी से बात नहीं करना। यहाँ पास तो उसके पेरेंट्स उसके ऊपर गुस्सा करने लग गए थे। जवान तो यहाँ पास से जाने लग गया, तभी वो वहाँ साइड पे रुक जाता है। यहाँ पर जियो तो उनके पेरेंट्स को रोक देती है और कहती है कि आप लोग उसे समझ नहीं रहे हैं, एक तो वो अभी अभी आया है, ऊपर से आप लोग उसके ऊपर गुस्सा ही करने लग गए। आपने देखा कि ब्रदर चुआन के कितनी तो चोटें लगी हुई थी, ऊपर से आप लोगों ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और आप मुझे केक वगैरह खिला रहे थे। ये सब देखकर उन्हें अजीब लगा होगा, जाहिर सी बात है वो ऐसा बिहेव तो करेंगे ही। बाहर पास तो चुआन भी उसकी सारी बातें सुन लेता है और वो कहीं ना कहीं वो भी जियो को एक्सेप्ट कर ही लिया था। तभी जो यहाँ पे चुआन के रूम के पास चली जाती है। यहाँ पास तो यहाँ पर चुआन मेडिसिन लगा रहा होता है, तभी जियो पीछे से अचानक से आ जाती है। वो तो डर ही जाता है। हाँ जो तो बहुत ज्यादा डर जाता है, सीधे खड़े होकर कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ये कहते हैं कि ब्रदर आपको तो इतनी सारी चोटें लगी है, क्या आपको किसी ने बुली किया है। यहाँ पास तो अपनी इस तरह की बुराई सुनते हुए चुआन कहता है कि मुझे कौन बुली करेगा, बल्कि मैं ही उन्हें कूट कर आया हूँ। चुआन से तो यहाँ पे मेडिसिन भी लगाया नहीं जा रहा होता, उसे डर लग रही होती है। जो कहती है कि लाओ दो मैं कर देती हूँ। यहाँ पास वो तो नहीं दे रहा होता, जबरदस्ती जो यहाँ पे उसकी मेडिसिन लगा देती है। चुआन कहता है तुम तो बहुत अच्छी तरीके से मेडिसिन लगा लेती हो। जियो कहती है कि मैं अक्सर गिरती रहती थी, इसलिए मुझे ये काम स्वयं करना पड़ता था। चुआन कहता है कि या तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं होता था। जियो कहती है कि उसकी बात टालते हुए ये लो कार्ड, फल ने कहा है कि तुम्हें इसी मेडिसिन और कैंडी खरीद लेना। चुआन मन में सोचता है ये इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। यहाँ पे चुआन कहता है कि ज्यादा बड़ी मत बनो, मुझे पता है कि ये कार्ड तुम्हें फादर ने दिया है, ना कि मुझे, और तुम इसे अपने पास रखो। यहाँ पे जियो कहती है कि ब्रदर क्या आप मुझसे अब नफरत नहीं करते। चुआन तो अपनी बात संभालते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता। खैर छोड़ो, तुम जो कि पूरी तरीके से निराश नहीं हो, इस वजह से मैं तुम्हें कल मॉल ले चलूंगा ताकि इस कार्ड के कारण आप खुद को शर्मिंदा ना करें। जियो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे केक देती है खाने के लिए और वो खा भी लेता है, वो भी स्माइल कर रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर हांजू को तो एलर्जी हो गई थी और उसके पेट में काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और यहाँ पास तो वो मेडिसिन के लिए तड़प रहा होता है और वो कहता है कि जियो को पता था कि मुझे कौन सी मेडिसिन चाहिए। यहाँ पास तभी उसके पास ग्रैंडमा आती है और उसे मेडिसिन देती है। हांजू कहता है कि जियो कहाँ है। ग्रैंडमा कहती है कि जियो वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। साइड से बातें तो लैंजी भी सुन लेती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि क्या सचमुच वो स्टूपिड गर्ल यहाँ से चली गई। अब जो कि वो दुष्ट लड़की यहाँ से चली गई है, अब हमेशा मेरे फादर मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करेंगे और मुझे ही अच्छे से रखेंगे और मुझे फिर कभी भी और फैन नहीं भेजेंगे। यहाँ पे हांजू कहता है कि मॉम जियो वहाँ से कैसे जा सकती है, क्या आप दोनों की फिर से मिली भगत चल रही है ताकि मैं उस जियो को ढूंढूं। तभी लैंजी यहाँ पर हांजू के पास जाती है और कहती है कि आपने मुझसे कहा था ना कि मुझे आप एक न्यू ड्रेस दिलाएंगे, तो क्या हम मॉल चलें। हांजू कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो बेटा, जियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यहाँ पास मैं तुम्हें जरूर मॉल लेकर चलूंगा। दो तरफ हम यहाँ पर जियो को दिखाया जाता है जो कि सब मॉल में आई हुई थी, वो भी जवान के साथ, और ऊपर से ये जो मॉल था ये भी इन लोगों का ही था। वहाँ के सर्वेंट कहते हैं कि मिस जियो अब आप इस मॉल की ही ऑनर है। जवान तो यहाँ पे जियो से बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा होता है, कहता है कि मैं इस मॉल के शेयर भी तुम्हारे यहाँ पे ट्रांसफर करवा दूंगा, डोंट वरी। और यहाँ पर वो जियो को ट्राई करने के लिए बहुत सारी ड्रेसेस मंगवाता है। यहाँ पे जियो ट्राई कर रही होती है और तभी वहाँ पे हांजू भी आ जाता है लैंजी के साथ और वो जियो को देखकर कहता है कि आखिरकार तुम्हारे भागने का मकसद पूरा हो गया, तुम अपने ग्रैंडमा के साथ मिली हुई थी ना,
और तुम यहाँ पर आराम से खरीदारी कर रही हो। तुम तो सचमुच बहुत ज्यादा चालू लड़की हो। जियो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी लंजू कहते हैं कि मुझे यही ड्रेस चाहिए जो उसने पहनी, मुझे ये ड्रेस पसंद आ गई है। तभी वहाँ के वर्कर्स कहते हैं कि ये ड्रेस ओनली 1 पीस है इस पूरे वर्ल्ड में और ये आपको बिल्कुल भी नहीं मिल सकती क्योंकि ये किसकी ड्रेस है। लंजू कहती है फिर इस लड़की को ये कैसे मिल गई। और यहाँ पर अपने फादर से जिद कर रही होती है कि मुझे ये ड्रेस चाहिए तो चाहिए बस। हांजू कहता है कि तुम एक अच्छी सिस्टर होने के नाते तुम ये ड्रेस उसे दे दो, तुम्हारे पास वैसे भी बहुत सारी ड्रेसेस हैं। जियो मन में सोचती है अब जाकर मुझे पता चला कि असली प्यार का मतलब क्या होता है। फिर हमें यहाँ पास एक जियो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जियो एक ड्रेस पहने हुए थे और यहाँ पास वो अपने फादर के पास आती है और कहती है कि फादर आज मेरा बर्थडे है। और यहाँ पर उसे बहुत बुरा भला बोल रहा होता है और कहता है कि तुम अपनी मॉम की जैसे नहीं बन सकती, तुम लेने जैसे बन भी नहीं सकती हो। जियो कहती है मैं ऐसे ड्रेस वियर नहीं करूंगी। प्रेजेंट में जियो फादर से कहती है कि फादर मुझे आखिरकार पता चल गया कि असली प्यार का मतलब क्या होता है एक फैमिली का। फैमिली में तो प्यार बिना कंडीशन के होता है। फिर जिया यहाँ पे जुआन का याद करती है। यहाँ पर उसे अक्सर जुआन के तो उसकी लड़ाई हो जाती है लेकिन लड़ाई के बावजूद वो स्माइल करता है और उसके पेरेंट्स भी उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और जियो बेनियत बहुत ज्यादा हैप्पी सी रहती है। यहाँ बस जो मन में सोचती है मैंने कितनी भी कोशिश की लेकिन आपका प्यार मुझे कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे इस फैमिली में बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। यहाँ पास हाँ जो कहता है कि तुम इस तरह विक्टिम होने का प्ले मत करो, तो मुझे पता है कि तुम्हें बस मेरा सरनेम चाहिए। चलो ठीक है ये ड्रेस जो है तुम लंजा को दे दो, मैं तुम्हें कुछ दिन तक अपने घर में रहने दूंगा। जियो कहती है कि मुझे कोई जरूरत नहीं आपके साथ रहने की। यहाँ पे हाँ जो तो बिल्कुल स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हें अब क्या नौटंकी लगा रखा है तुमने। जियो कहती है ठीक है फिर आप इस ड्रेस को ही बाय कर लीजिए, मैं पीछे हट जाऊंगी। यहाँ पे हाँ जो कहता है ये ड्रेस कितने की है, 6000 या फिर 60,000। यहाँ पे जियो कहती है कि नहीं। यहाँ पे जियो कहती है कि 160 मिलियन की है। चलिए ठीक है ड्रेस का पैसा आप मुझे अभी दे दीजिए, फिर ये पोशाक आप ले जाइए। यहाँ पास हाँ जो कहते हैं कि क्या बदतमीजी है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। हाँ तुम मेरे घर से पैसे लेकर ही भाग गई हो और यहाँ पास तुम मेरी बेटी होने का दावा कर रही हो। जियो कहती है कि माफ करना लेकिन मैंने आपकी डॉटर होने का कभी भी दावा नहीं किया है। आपने तो कहा था कि लैंडिंग आपकी इकलौती डॉटर है और जब तक आपको मुझे पैसे देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे ना। हाँ जो तुझसे बहुत बुरा बिहेव करते हुए कहता है कि तुम कितनी ज्यादा दैनी हो, मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जियो कहती है कि मैं समझती हूँ, डोंट वरी मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। अंकल हांजू। अंकल सुनकर तो हांजू शॉक हो जाता है और कहता है कि आपने मुझे भी क्या कहा। जियो कहते हैं कि अंकल हांजू मैंने आपके छत के नीचे 10 साल तक बिताए हैं। जियो कहते हैं कि मैंने आपके घर पे एक आपकी डॉटर होने के नाते आपको मुझे 60 मिलियन का मुआवजा देना चाहिए ना अंकल हांजू। हांजू तो उसकी तरफ जाने लग गया था, तभी वहाँ की वर्कर्स उसे रोक लेते हैं। यहाँ पे हांजू कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 60 मिलियन पे कर दूंगा लेकिन याद रखना उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा और हाँ उसके बाद तो मेरे कभी रजिस्ट्री में भी नहीं आओगी। जियो तो ज्यादा बात भी नहीं करती और कहती कि थैंक यू अंकल हांजू, मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। इतना कह करते वो वहाँ से चली ही जाती है। यहाँ पे तो हांजू शॉक हो गया था। जी उस ड्रेस के बदले 60 मिलियन ले रही थी और उस ड्रेस को वापस से लेकर आती है और कहती है कि ये ड्रेस को आप लपेट कर अंकल हांजू को दे दीजिएगा। जी तो यहाँ पर बार बार हांजू को अंकल बोले जा रही होती है और यहाँ पास हांजू गुस्से में कहता है कि तुम इस तरह का प्रिटेंड करना बंद करो और तुम मुझे बार बार अंकल क्यों कह रही हो। यहाँ पास तो एलियन जा भी बिल्कुल इनोसेंट बनते हुए कहती है। यहाँ पास तो एलियन जब बिल्कुल इनोसेंट बनते हुए कहती है कि फादर आप चिंता मत करिए, अभी जियो परेशान है ना इस वजह से वो ऐसे बिहेव कर रही है। और जियो के पास आकर कहती है कि फादर ने तुम्हारे लिए बहुत सारे ड्रेसेस और फूड्स वगैरह उपलब्ध कराए हैं, अब तुम्हें भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, बस माफी मांग लो। जियो कहती है कि जिस वक्त आपने 60 मिलियन के बदले हमारे रिश्ते तोड़ने के लिए कहा था उसी वक्त से आप मेरे फादर नहीं हैं और मैं आपकी डॉटर भी नहीं हूँ। इतना कहकर तो जियो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे हांजू उसके पीछे जाने लग गया था और कहता है कि तुम अभी क्या बोल कर गई हो। यहाँ पास तो वर्कर्स उसे रोक लेते हो, नहीं जाने देती। फिर हांजू सोचता है ये तो बस अभी बच्ची है और गुस्सा ही होगी, जब बाद में मैं उसे बुलाऊंगा तो वो दौड़ते दौड़ते वापस से आ जाएगी। यहाँ पर तो हांजू जियो को हल्के में ले लिया होता है उसकी बातों को। दूसरी तरफ यहाँ पे चुआन तो जियो को उठाकर ले आता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। मुझे मैनेजर ने सब कुछ बता दिया है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था, अगर मैनेजर मुझे नहीं बताता तो मुझे कुछ भी पता तो नहीं चलता। यहाँ पर जियो कहती है कि मैं क्या करूँ, मुझे अकेले कष्ट सहने की आदत पड़ गई है। चुआन कहता है कि फिर बताओ तुमने अपना बचाव क्यों नहीं किया और यहाँ पास तुमने उनसे पैसे क्यों मांगे। फिर यहाँ पास तो फादर भी उसकी बातें सुन लेते हैं। फिर यहाँ पास वो आ जाते हैं और यहाँ पास जियो कहती है मैंने सुन लिया था कि फादर को 60 मिलियन की ज़रूरत है और मैं उनकी हेल्प करना चाहती थी, इस वजह से मैंने उनके लिए कंपनी में हेल्प करने का सोचा। फादर तो यहाँ पे खुश हो जाते हैं। एमिली कहती है तुम तो खुद भी एक बच्ची हो, फिर भी तुम हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचती हो, चिंता करती हो। यहाँ पास तो चुआन से भी पेरेंट्स माफी मांगने लग गए थे और कहते हैं कि हमने पास में तुमसे अच्छी तरीके से बिहेव नहीं किया बेटा, हमें माफ कर देना। या फिर चुआन कहता है कि कोई बात नहीं। यहाँ पास वो जियो से कहता है तुम्हारे साथ रहने का कोई तो फायदा मुझे मिल रहा है। तब यहाँ पे चुआन फादर को मॉल का इंसिडेंट बता देता है कि वहाँ पे कैसे जियो को परेशान किया गया था। या फिर तो फादर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी फैमिली की डॉटर को कैसे कोई परेशान कर सकता है। एमिली कहती है कि ये मैन सचमुच अकल से अंधा ही है, अपनी डॉटर को इतना परेशान कैसे कर सकता है।
और यहाँ पे एमिली कहती है अपनी प्रॉपर्टीज तो ठीक ठीक है, बल्कि जियो की मॉम की प्रॉपर्टी जो कि उसकी मॉम ने उसके लिए रखी थी वो भी अपने नाम पे करवा के रखा हुआ है, वो भी उसे छीन लिया है। जोआन कहता है कि तुम्हें अपना विला चाहिए ना मॉम का, वो विला अभी भी प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी तरफ हांजू यहाँ पे सैड हो रहा होता है पिग्स को देखते हुए और कहता है कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही जिद्दी है, बिल्कुल भी मेरी बातें नहीं मानती। और जियो के लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सैड हो ही रहा होता है यहाँ पास। जिन मन में सोचती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जियो वापस से यहाँ आना जाए, फिर तो मेरे फादर को मेरी कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जो ऐसे सैड हो रहा होता है तभी वहाँ पे दो लॉयर्स आ जाते हैं और जियो के हक के बारे में बताते हैं कि उसी की जो नाम में जो विला उला है वो उसे वापस दे दिया जाए। यहाँ पास तो हाँ जो आर्ग्यूमेंट्स करने लग गया था और कहते हैं कि वो उसका नहीं, और यहाँ पे जियो होती है कि उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे, जो कि वो प्रॉपर्टी जियो की थी। इस वजह से उन दोनों को यहाँ पे लॉयर्स तो घर से बाहर ही निकाल देते हैं। यहाँ पास तो वो उस नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि जियो कहाँ पास है। वो सामने वाला पर्सन कहता है कि अब तुम उससे दूर भी रहना, एक्चुअली वो जियो के अडॉप्टेड पेरेंट्स थे और उसे कहते हैं कि तुमने उसका तो बहुत बुरा किया है, अब तो जियो मेरी डॉटर है, उसे तुम दूर ही रहना। तभी यहाँ पे ग्रैंडमा भी आ जाती है यहाँ पास। तो हाँ जो कहता है कि इस लड़की को देख लो, अभी मेरी वाइफ की आखिरी निशानी भी मुझसे लेने में लगी हुई है। यहाँ पास तो ग्रैंडमा कहती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, और वो उसी की प्रॉपर्टी है तो उसे तुम लेने दो, अब तो वो साथ में तुम्हारे रहती भी नहीं है। हाँ जो कहता है कि आप ये क्या ही बकवास किए जा रही हैं। तभी यहाँ पे ग्रैंडमा बताती है कि उसे किसी और ने अडॉप्ट कर लिया है, अब तुम इस तरह पागलों की जैसे हरकतें करना बंद कर दो। तब यहाँ पे हांजू याद करता है कि जियो भी उसे कह रही थी कि अब आप उसके फादर नहीं हैं। वो जियो के हर एक मोमेंट को याद करता है कि जियो उसे कैसे बोल रही थी कि अब हमारा कोई भी लेने देना नहीं है, कि मैं अब आपकी डॉटर नहीं रहूंगी। यहाँ बस हांजू सोचता है सदमे टाइप से आ गया था और कहता है कि क्या ऐसा संभव है। पीछे से लैंडी सोचती है अगर ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ तो वो वापस से उस लड़की को ले आएंगे और मेरे लिए फिर से रास्ते का कांटा बन जाएगी। मैं अपने फादर को बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगी कि जियो जा चुकी है, उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया है, वरना वो मुझे वापस से और फैन भेज देंगे और मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। फिर वो फादर के पास अगर कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जियो हमेशा से आपके साथ रहती आ रही है और वो आपसे प्यार भी बहुत ज्यादा करती है और आपके बारे में सोचती भी है। हाँ जो मन में सोचता है हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे पहले पूरे सबूत चाहिए। तभी वो जियो के पास जाने वाले थे अंदर की तरफ सच्चाई का पता लगाने के लिए। यहाँ पर लैंडी सोचती है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती, इस वजह से वो जानबूझकर कार के सामने आ जाती है। फिर यहाँ पे हांजू तो उसे देख लेता है और उसे बचाने के लिए जाने लग गया था, फिर वो तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, जब उसकी वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। एक्सीडेंट की वजह से थोड़ी सी उसकी याददाश्त आकर वापस से याददाश्त चली जाती है और क्या कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो याद आया था पर पता नहीं क्या हुआ। तभी जो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ जा रही होती है, तभी जो अपने पेरेंट्स के साथ जा रही होती है, तभी वो सोचती है हमारा रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है और मैं वापस से वो लाइफ नहीं जीना चाहती। इतना कहते हुए वो आज चली जाती है अपनी फैमिली के साथ। उसे पीछे से जाते हुए हांजू भी यहाँ पे देख लेता है और यहाँ पे उसकी तरफ जाने लग गया था। तभी यहाँ पे लैंजी कहती है मैं चोट लग गई, फिर उसे देखने लग गया था। वो इस दौरान जियो के पास नहीं जा पाता, लेकिन उसे सिर्फ जियो को बैक साइड से देखा था, उसको कंफर्म नहीं था कि वो जियो ही है। तभी बाद में जियो को 60 मिलियन जो है पैसा मिल जाता है अपने फादर से, इस वजह से वो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स को पैसे दे देते हैं। यहाँ पास वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी और वो जियो को बहुत अच्छी तरीके से रख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जियो को यहाँ पर चेस वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और क्योंकि उसकी मॉम भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी और उसकी मॉम भी खेला करती थी, इस वजह से उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और यहाँ पर फिर वो टीचर भी उसके पेरेंट्स लोग लगवा देते हैं और यहाँ पर वो बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करती है। नेक्स्ट सीन हमें कंपटीशन का दिखाया जाता है जहाँ पास तो लिंजा भी आई हुई थी। यहाँ पास हांजू जियो को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, तुम केवल और केवल मुझे एम्बैरेस फील कराओगी। जियो कहती है ये आप कहने वाले होते कौन हैं, प्लीज आप मेरे बीच में मत पड़िए। यहाँ पे फादर कहते हैं कि मानता हूँ कि मैंने तुम्हें कई बार मना किया है जिससे तुम निराश हुई होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई प्रतिभा ही नहीं है। जियो कहते हैं देखते हैं, फिर वो उसे इग्नोर कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन हमें कॉम्पिटिशन का दिखाया जाता है और ये कॉम्पिटिशन जियो और लिंजा के बीच ही होता है। यहाँ पास तो जियो जीत जाती है। यहाँ पास तो हांजू बिल्कुल शॉक हो गया होता है। यहाँ पास लिंजा कहती है तुम कितनी भी कोशिश कर लो जीतने की, तुम जीत तो गई हो, लेकिन फादर केवल और केवल मुझसे प्यार करते हैं और मुझे अपनी डॉटर मानते हैं। हांजू तो यहाँ पर बिल्कुल उसकी तरफ शॉकिंगली देख रहा होता है और एक फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर जियो की मॉम जो कि अपनी इस करियर से क्वाइट कर रही होती है और वो अपनी अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि मेरी बेटी आगे चलकर इसको जीतेगी। प्रेजेंट में यहाँ पर हांजू सोचता है कि ये वही है जो 10 साल बाद आपकी डॉटर जीत गई है। तभी यहाँ पर एक होस्ट अनाउंस करता है और कहता है कि जियो की मॉम को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं, अब आप यहाँ पे क्या अनाउंस करना चाहते हैं। यहाँ पे हांजू कहता है कि मैं अब जियो को अपने घर वापस आने दूंगा, वो आ सकती है। तभी जियो कहती है मैं उस समय बता सकती हूँ कि मेरी मॉम उस टाइम अपने ड्रीम्स को त्यागने के लिए नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए ऐसे की थी। तभी यहाँ पर हांजू को वापस से एक्सीडेंट का फ्लैशबैक आता है। यहाँ पे हांजू कहता है सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। जो यहाँ पे वापस से अपनी फैमिली के पास चली जाती है। यहाँ पास तो हांजू उसकी तरफ जाने ही वाला था, तभी यहाँ पे तो ये रेंजी वापस से नौटंकी करने लग गई थी जिस वजह से वो नहीं जा पाता। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पास जियो की पार्टी दिखाई जाती है। उसकी जीत की खुशी में उसके फैमिली मेंबर्स ने उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी।
यहाँ पास तो लिंजा और हांजू भी आए हुए थे यहाँ पास, तभी यहाँ पे लिंजा गलती से गिर जाती है और यहाँ पर वो जियो को देखकर उसके ऊपर ब्लेम डाल देती है। और यहाँ पास हांजू सोचता है ये यहाँ पे क्या कर रही है, क्या सचमुच इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। फिर वो खैर वो इग्नोर कर देता है। फिर वो जियो से कहता है कि तुम लिंजा से माफी मांगो, तुम्हारी वजह से लिंजा गिरी है। तभी यहाँ पास उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स भी आ जाते हैं और यहाँ पे जियो अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही वो जियो को अनाउंस करने वाले थे कि वही उनके अडॉप्टेड डॉटर है और वो अब उनकी डॉटर है, फादर जियो से कहते हैं कि तुम्हारी आइडेंटिटी सबको पता चल जाएगी, फिर तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा। फिर तो हांजू चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो गई और अब तुम उसे मॉम मानने से इनकार कर रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इसकी अनुमति नहीं देता। सामने पे तो यहाँ पास फादर जियो के बारे में बताने वाले थे कि वो इस कंपनी के हायर कौन है। एक्चुअली उन्होंने जियो को हायर बना दिया था। इससे पहले वो बोल पाते तभी वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगे थे कि क्या जियो आपकी अडॉप्टेड गर्ल है। जियो को तो आपने अडॉप्ट कर लिया जबकि वो अनाथ भी नहीं है। जो एक लेडी से पूछती है ऐसा क्यों हो रहा है आंटी। यहाँ पे वो लड़की बताती है कि अक्सर ये लोग पैसे खाने के बाद ही आ जाते हैं, जरूर ये सारा किया था तुम्हारे फादर का ही है। यहाँ पास तो हांडू सच में स्माइल कर रहा होता है। यहाँ पास तो सारे रिपोर्टर्स जियो की बातें सुनकर जियो की तरफ ही अट्रैक्ट हो गए थे और उसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस करने लग गए थे और कहते हैं कि आपने बहुत सारी अनाथ लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, उन्हें इतनी रिच फैमिली में एक अच्छी लाइफ मिल सकती थी जबकि आपका पहले से ही इतना अच्छा घर है। क्या आपने सोचा कि तुम्हारे फादर कैसे तुम्हारे लिए महसूस कर रहे होंगे। तो हमें भागते हुए लिंजा आ जाते और कहते हैं कि हम भी एक ऑर्फनेज लड़की है, हम भी चाहते हैं कि हमें कोई भी अडॉप्ट करे अच्छी तरीके से, हम भी ये चाहत रखते हैं। तुमने सचमुच एक अफसर छीन लिया है जियो। यहाँ पर तो सब लोग जियो को बुरा बोला होने लग गए थे। यहाँ पे तो जियो से बोलते भी नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले। यहाँ पे हाँ तो जियो की तरफ आता है और कहता है कि मेरे अलावा कौन तुम्हें चाहेगा। जियो मन में सोचती है क्या सचमुच मैं परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती, क्या मेरे ब्रदर मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स भी मुझे नहीं चाहते। तभी जैसे अडॉप्टेड पेरेंट्स सब कुछ देख रहे होते हैं और जियो के पास आकर कहते हैं कि कौन तुम्हें नहीं चाहता, किसने कहा कि हम तुम्हें नहीं चाहते। फिर यहाँ पास तो सभी रिपोर्टर्स को ही भगवा देते हैं गार्ड्स के द्वारा। यहाँ पास तो चुआन जियो से कहता है कि डरो मत, तुम कोई भी समस्या नहीं हो, केवल बुरे लोग ही ऐसे करते हैं क्योंकि असमर्थ लोग ही किसी बच्चे से इस तरह काम करवाते हैं। जियो मन में सोचती है मेरा फादर जो कि मुझे हमेशा बदकिस्मत अभिशाप कहता था, मेरी मॉम की डेथ होने का और हर एक बुरी बात का दोषी मुझे ठहराया जाएगा, सारी चीज का इल्जाम मेरे पर मर दिया जाता था। तभी हांजू कहता है ये मेरी डॉटर है और मैंने अडॉप्ट करने के लिए अपनी डॉटर को पेपर्स को साइन भी नहीं किया है, मैं उसका कानूनी गार्जियन हूँ। तभी यहाँ पे चुआन के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई हक है ऐसे बोलने के लिए। तभी वहाँ पास ग्रैंडमा भी आ जाती है और कहती है कि मैंने साइन किए हैं। और रही बात तुम्हारी बात की, तुम भूल गए क्या कि तुमने पहले ही जियो को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। यहाँ पर हांजू कहते हैं कि मॉम आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। खैर जियो के फैमिली मेंबर्स उसे यहाँ से लेके चले जाते हैं। पीछे से तो हांडू चिल्लाता ही रह जाता है। इस वक्त तो हांडू सचमुच बहुत ज्यादा परेशान सा हो गया था। नेक्स्ट सीन में वो बाहर पे आता है। यहाँ पास तो मेड जियो के सारे उसके जो भी खिलौने वगैरह थे जला रही होती है। तभी हांडू कहता है कि तुम क्या कर रही हो। वो मेड कहती है कि मेड बताती है गिफ्ट सारे जलाने के लिए मुझे लैंजी ने कहा है। फिर यहाँ पास वो सारा सामान उठाकर देखता है और यहाँ पास हर एक सामान को उठा कर देखकर वो अपनी यादें याद कर रहा होता है। जहाँ पर जियो ने उसके लिए बहुत प्यार से पिलो लेकर आया था, लेकिन उसने उसके साथ रूडली बात करते हुए वो पिलो को फेंक दिया था। और ऐसे ही उसने उसके साथ कई बार बुरा किया था, लेकिन उसके जाते ही वो उसे अच्छे से रख देता है। अब यहाँ पर हांजू को भी अपनी गलती रियलाइज हो रही होती है कि आखिरकार उसने जियो के साथ कैसा बिहेव किया है। तभी उसके टमी में पेन होने लग गया था। तभी यहाँ पे लैंजी भी आ जाती है। यहाँ पास तो हांजू को मेडिसिन की जरूरत थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसे कौन सी मेडिसिन देनी पड़ती है। यहाँ पास फिर हमें नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर हांजू सोच रहा होता है कि अगर इस वक्त जियो होती तो मुझे मेडिसिन के बारे में परवाह करने की जरूरत ही ना होती। तभी वहीं पास से जियो आ जाती है। यहाँ पर हांजू कहता है कि अब तुम किसी और के साथ रह रही हो तो अब तुम मत सोचो कि तुम वापस आ सकती हो। जियो तो यहाँ पर अपने फादर को इग्नोर करके आगे चली जाती है। एक्चुअली यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी एडमिट थे। यहाँ पे चुआन कहता है कि आप कैसे ठीक लग रहा है आपको। यहाँ पर तो हांजू शॉक हो जाता है। यहाँ पर तो जियो के अडॉप्टेड पेरेंट्स हांजू को चढ़ा रहे होते और कहते हैं कि मत सोचो कि तुम वापस आ सकती हो। हांजू कहता है कि चुप रहो आप लोग, और ये क्या बोल रहे हैं आप लोग, और आप लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। यहाँ पास तो जियो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के मेडिसिन वगैरह लगा रही होती है। हांजू सब कुछ देख रहा होता है और वो भी एक फ्लैशबैक याद करता है कि जियो भी उसकी ऐसे ही हेल्प किया करती थी। तभी हमें मिस्टर फयान तो हांजू से कहते हैं कि तुम रात भर अकेले ऐसे पड़े रहे, तुम्हें तो कोई भी देखने वाला नहीं है, तुम सचमुच बहुत ज्यादा दयनीय हो। खैर फिर भी मुझे आपको थैंक यू करना चाहिए, आपने इतनी अच्छी डॉटर को जो दे दिया है मुझे, और अगर आपने जियो को कचरा ना समझा होता तो मुझे ना मिलती, इतनी प्यारी डॉटर हमें ना मिलती, जो कि बहुत ज्यादा लकी है। यहाँ पे हांजू कहता है कि ज्यादा अहंकारी मत बनो, कुछ टाइम बाद वो खुद ही वापस आ जाएगी। यहाँ पे चुआन कहता है कि ज्यादा घमंडी तुम मत बनो, पूरा बीजिंग जानता है कि तुम जियो को ले जाने के लिए बहुत ज्यादा जुनूनी हो।
पूरी तरीके से पागल और ऑब्सेस्ड हो चुके हो। यहाँ तक कि आपने ऐसे पत्रकारों को भी पाल रखा है जो लोगों की रिपुटेशन खराब करते हैं। नेक्स्ट सीन में जियो अपनी एग्जाम दे रही होती है और यहाँ पर लेंजी भी अपनी एग्जाम दे रही होती है और लेंजी ग्रेड के चक्कर में जियो की कॉपी चुरा ली थी। बाद में जब रिजल्ट्स आते हैं यहाँ पास तो लेंजी ने ही टॉप किया हुआ था। जियो कहती है कि मुझे कॉपी देखनी है। जब फिर वो कॉपी देखती है यहाँ पास तो उसी की राइटिंग थी। जो ये कहती है कि ये मेरी हैंड राइटिंग है। फिर यहाँ पर काफी ज्यादा पंगा बढ़ जाता है और फिर बाद में उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। यहाँ पे तो हांजू कहता है कि लेंजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, इस जियो की गलती होगी। अभी वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। मिसेस एमिली कहती है ऐसे कैसे उसकी गलती होगी, साफ साफ सबको दिख रहा है, तुम अकल के अंधे हो, तुम्हें नहीं दिखता तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो फिर आन कहता है कि हम चाहते हैं कि आप फुटेज की जांच करें। यहाँ पे टीचर कहते हैं कि माफ करना लेकिन वो फुटेज नहीं मिल सकती, वो पहले ही वहाँ पास से कैमरा टूटा हुआ था। यहाँ पे तो लेंजी मन में सोचती है लकीली मैंने पहले ही इसको रिश्वत खिला दी थी, अब तो किसी के पास कोई सबूत नहीं है और ये जियो झूठी ही कहलाएगी। फिर यहाँ पर जियो कहती है इसे साबित करना बहुत आसान है। जियो कहती है कि मुझे दोबारा पेपर देना है। लेंजी तो आर्ग्यूमेंट्स कर रही होती है और कहती है कि मैं दोबारा पेपर नहीं देना चाहती, मैं एक ही बार में अच्छी रैंक पा गई हूँ तो फिर दोबारा मुझे नहीं लेना। हाँ जो कहता है कि तुम एक बार अच्छी तरीके से पास हो चुकी हो, दूसरी बार भी हो जाओगी। फिर नेक्स्ट डे में जब रिजल्ट्स आ जाते हैं पेपर्स के तो यहाँ पास तो हाँ जो कहते हैं तुमने सचमुच चीट किया है, क्योंकि लेंजी के नंबर बहुत ज्यादा गंदे थे और जियो ने टॉप किया हुआ था। लेंजी तो इनोसेंट बनते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस इसलिए करी थी, मुझे लगा कि आप परेशान हो जाएंगे और मुझे आप वापस से और फैन भेज देंगे। यहाँ पे हांजू कहता है फिर भी धोखाधड़ी का कोई भी बहाना नहीं है। टीचर कहती है कि तुमने नियमों का उल्लंघन किया है, तुम अपना सामान पैक करो चली जाओ यहाँ से। हांजू सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, कि लेंजी ऐसे कैसे हो गई, ये पहले तो इस तरह बिहेव नहीं करती थी। तभी जो वॉशरूम जा रही होती है तभी वहाँ पास तो लेंजी आ जाती है और उसे वॉशरूम में धक्का दे देती है और कहती है कि इस वॉशरूम में कोई भी नहीं आता, तुम यहाँ पे 2 दिन रुक गए तो गायब हो जाओगी, और यहीं पर उसे बंद कर देती है और वहाँ से चली गई होती है। जब यहाँ पास उसके फादर जा ही रहे होते हैं तो फैन को कॉल आता है, उन्हें पता चलता है कि जियो गायब हो गई, उसे कहीं भी नहीं मिल रही है। यहाँ पास तो वो लोग परेशान हो जाते हैं और पीछे से ये सारी बातें हांजू ने भी सुन ली होती है। एमिली लेंजी से कहती है कि तुमने ही ऐसे किया है ना। यहाँ पास लेंजी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। तभी वहाँ पास जियो आ जाती। जियो कहती है कि तुमने मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया था। यहाँ पर मिस्टर फियान हांजू से कहते हैं कि तुमने किसी इस तरह की लड़की को अडॉप्ट किया है जिसका हार्ट सचमुच बहुत बुरा है, इतनी कम ही उम्र में ये इस तरह बिहेव कर रही है, पता नहीं बड़े होकर क्या ही करेगी, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। इतना कहकर तो यहाँ पास वो जियो को लेकर चली जाती हैं। तब यहाँ पे हांजू से लेंजी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो तो मुझसे गलती हो गई बस। तभी हांजू का असिस्टेंट भी आ जाता है और यहाँ पर उसको सारी रिपोर्ट्स वगैरह दे देता है कि इसमें सारी की सारी गलती लेंजी की है, वो भी इसने जानबूझकर किया। हांजू यहाँ पे लेंजी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। यहाँ पे लेंजी कहती है कि मैं आपको खोने से डर रही थी, क्या आप मुझसे इसलिए प्यार करते हैं ना क्योंकि मैं मॉम के जैसे दिखती हूँ, मुझे बस आप रिप्लेस करके रखे हुए हैं क्योंकि मैं मॉम के जैसे दिखती हूँ, मुझे दूर मत भेजो। यहाँ पे हांजू गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें ये नाम किसने कहा बोलने के लिए, और तुम मेरी वाइफ जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखती, मैं तुम्हें फिर कभी भी देखना नहीं चाहता। अब तो लेंजी को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि क्या मैंने बोला था ये सब करने के लिए, सबसे बड़ी गलती तो आपकी है, आपने अपनी बेटी को ही बर्थ देकर बाहर फेंक दिया, ऑर्फनेज में 10 साल तक रही है वो, ये सब तुम्हारा अपना काम है। दूसरी तरफ यहाँ पर जियो तो पार्क में खेल रही होती है और जुआन भी मुस्कुरा रहा होता है। जियो जुआन के पास आकर कहती है कि ब्रदर गुस्सा मत हो, तुम्हारे साथ रहना ही काफी है। जुआन कहता है कि तुमने इतना हार्ड वर्क किया है फिर भी तुम्हें इस तरह रिजल्ट मिला, अगर तुम उस नालायक की डॉटर ना होती तो ऐसा बिल्कुल भी ना होता, किसी को प्रूफ करने के लिए दोबारा पेपर भी ना देना पड़ता। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जियो कहती है कि शांत हो जाइए। तभी वहाँ पे हांजू भी आ जाता है। यहाँ पे हांजू कहता है कि तुम्हारे फादर जानते कि मैं गलत था, देखो मैं तुम्हारी टेडी बियर लेकर आया हूँ, क्या आप अपने फादर को माफ नहीं करेंगी। जियो कहती है कि अंकल हांजू हमारे बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस तरह बिहेव करने की जरूरत नहीं है। हांजू कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, ये सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मैंने उस लेंजी को वापस से ऑर्फनेज भेज दिया है, बस तुम मेरी इकलौती डॉटर हो, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती। तभी जुआन कहता है कि बकवास बंद करो अपनी और चले जाओ यहाँ से। तभी जियो कहती है कि मेरे पास इस समय ऑलरेडी मेरे एक फादर हैं, जिस टाइम आपने मुझे 60 मिलियन देने का वादा किया था उसी वक्त से आप मेरे फादर नहीं हैं और हमारे बीच फादर डॉटर का कोई भी रिश्ता भी नहीं है। आइना कहकर तो जियो जुआन के साथ चली जाती है। तभी यहाँ पे हांजू भी इसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी इसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसे सारी मेमोरी वापस आ गई थी कि उसकी वजह से जियो की मॉम की डेथ हुई थी। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। फिर यहाँ पास तो हांजू को सब कुछ याद आ गया होता है। जब हांजू को होश आता है यहाँ पास तो उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी और वो कहता है कि मैं एक बिना गलती के ही जियो को ब्लेम कर रहा था, जबकि सारी की सारी गलती मेरी थी। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रो भी रहा होता है। तभी उसकी माँ से ब्लड भी निकल जाता है। जियो ये बाहर से सारी बातें सुन लेती है, उसको भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है अपने फादर को ऐसे देखकर। तभी वो आगे की तरफ जाने लग गई थी। तभी सामने पे जुआन खड़ा हुआ था। जुआन कहते हैं कि क्या हुआ। जियो कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरे फादर मेरे लिए कभी भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन फिर भी उन्हें कष्ट में देखकर मुझे रोना आ रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। यहाँ पास तो जुआन कहता है कि हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ऑप्शन चूज किया है कि तुम अब्रॉड जाकर स्टडी करो और अपने सपनों को ड्रीम्स को पूरा करो।
जी मन में सोचती है, जब मैं आपसे प्यार करती थी, आपको अपना फादर मानती थी, तब आपने मुझे अपनाया तक नहीं, मुझसे प्यार तक नहीं किया। लेकिन अब मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं है। शायद मैं आपके डॉटर कहलाने के लायक ही नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हांजो ग्रैंडमा से कहता है कि आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया। फिर ग्रैंडमा कहते हैं कि मैं क्या करती, मैं तुम्हें सच कैसे बताती, तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यहाँ पे ग्रैंडमा कहती है, तुम्हारी वाइफ की डेथ होने से पहले उसकी एक आखिरी इच्छा थी कि तुम उसकी डॉटर को अच्छी तरीके से रखो, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया। हांजो कहता है कि अब तो मेरी डॉटर भी नहीं रही, वो किसी और की डॉटर बन चुकी है। अब तो मुझे फादर भी नहीं बोलेगी, मेरे पास कोई चांस भी नहीं है। और यहाँ पर हांजो कहता है कि मुझे जियो से माफी मांगनी है। और यहाँ पर तो उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा होता है और वो रो भी रहा होता है। तभी वो जियो की लोकेशन के लिए अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। यहाँ पास उसका असिस्टेंट बताता है कि मिस जियो तो अब्रॉड जा रही हैं स्टडी के लिए और वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। यहाँ पे हांजू कहता है कि मुझे अभी जाना होगा। वो हॉस्पिटल से भागते हुए जाने लग गया था। दूसरी तरफ जियो जो कि अपना सामान वगैरह सब अच्छे से रख ली होती है और एयरपोर्ट के पास खड़ी हुई थी और मन में सोचती है कि फादर मैं जा रही हूँ और आपसे बहुत दूर। खैर जियो तो यहाँ से चली गई होती है। हांजू तो यहाँ पे बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा होता है और बहुत ज्यादा रो रहा होता है और जियो से माफी मांग रहा होता है। यहाँ पर तो गार्डों से रोक रहा होता है जाने से। इस वक्त हांजू को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। खैर जियो तो वहां से चली जाती है कार में और हांजू तो यहाँ पे रोता ही रह जाता है। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी लेकर आऊंगी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। तब तक